मई 2025 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। आपका ये इसी तरीके का कुछ कुंडली बनेगा अगर लगन के हिसाब से मई के गोचर को अप्लाई किया जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वास्तव में ये जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है आपके चार्ट में, इनका आपको क्या-क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। गोचर में अगर देखा जाए तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में रहने वाले, इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध का गोचर 7 मई से मेष राशि में होगा और 23 मई से फिर ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर देखा जाए तो ये मीन राशि में रहेंगे और 31 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर होगा कर्क में। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इस मंथ का बहुत बड़ा गोचर है। शनि ऑलरेडी मीन राशि में आ चुके हैं, तो इनका गोचर आपको मीन में ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु का गोचर इस मंथ में चेंज हो रहा है और 18 मई को वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं केतु साथ ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये गोचरी स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में इसका जो प्रभाव आपके लिए रहने वाला है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लग्नेश को लेंगे। लग्नेश मंगल है और लग्नेश आ रहे हैं 4th हाउस में, जहाँ वो नीच के हो जाएंगे और मंगल आपके चार्ट में यहाँ 8th लॉर्ड भी है। तो घर का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, आपको घर वगैरह खरीदना है, उन मामलों में कुछ विवाद या कुछ झगड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो या 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है, या तो शुक्र बैठा है या बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ मंगल फेवरेबल होगा आपके लिए। बट आपको वास्तव में यहाँ मंगल पर फोकस करना है। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है या थोड़े असंतुष्टि रह सकती है। इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ 7वें भाव पर तो दृष्टि डाल ही रहे हैं, वो 10th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ करियर को लेकर एक्सपेक्टेशन काफी हाई रहेगी आपकी और करियर में कुछ स्पेशल करने को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपकी घरेलू जीवन और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। साथ-साथ में फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है 11th हाउस पे। 11th हाउस पे मंगल का दृष्टि आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ राहु आ जाएँगे और राहु आने की वजह से यहाँ से जुड़ी हुई अपेक्षाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो आपके नेटवर्क के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। आप कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप में कुछ लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ आएँगी और यहाँ पर आप कुछ हद तक अपनी धन से जुड़ी हुई जो इच्छाएँ हैं, उनको पूरा कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ आपके 12th हाउस में उच्च की स्थिति में आ रहे हैं इस मंथ में और इनका जो गोचर रहने वाला है लगभग 31 मई से ही बाद में ये मेष में जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा महीना बाद में ये यहीं गुजार रहे हैं। यहाँ इनके होते हुए, क्योंकि अब शनि के साथ रहेंगे, तो ये मैरिड लाइफ पे थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आपका पार्टनर के साथ कोई फॉरेन कनेक्शन है तो ये बेटर होगा। करियर के रिगार्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ फॉरेन जा सकते हैं या इवन फॉरेन में सेटल होने के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र सेकंड लॉर्ड है, तो जिन लोगों को भी मेष लगन वाले जातकों को फॉरेन से किसी भी तरीके की इनकम प्राप्त हो रही है या फॉरेन से कोई और धन लाभ या कुछ ऐसी वस्तु आपको प्राप्त हो रही है, भले ही आप फॉरेन रह रहे हैं या किसी भी अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो इस मामले में कहीं ना कहीं आपके लिए शुक्र फेवरेबल हो। ऐसा शुक्र आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवाने वाला होगा। साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा भोग विलास की तरफ या थोड़ा अयासी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मंगल 4th हाउस में है और उनका दृष्टि भी सप्तम पर है। तो शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र यहाँ फिर दृष्टि डाल रहे हैं शनि के साथ ही आपके 6th हाउस में। 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके कलीग्स के साथ कुछ हद तक मतभेद करवा सकता है, इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ा मतभेद दे सकता है। इसके साथ साथ ये होगा कि आप अपने पार्टनर को पूरा समय नहीं दे सकेंगे। आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल साइड में या कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की साइड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा और अपने घरेलू जीवन की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। शुक्र का यहाँ जो दृष्टि आएगा वो मेनली आपसे कोई बहुत बड़ा खर्चा करवाएगा या तो फिर आप कोई लोन वगैरह लेने के लिए देखेंगे। उसके बाद हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध आपके 3rd लॉर्ड है और लगन में ही गोचर करेंगे। बुध का गोचर देखा जाए तो 7 मई से ये मेष राशि में आ रहे हैं और फिर ये 23 मई से वृषभ में भी प्रवेश करेंगे। तो मेष का जो बुध रहेगा यहाँ ये सूर्य के साथ रहेंगे, भले ही 7-8 दिन के लिए ही सूर्य बुध का यहाँ बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन फिर भी ये काफी फेवरेबल कहा जा सकता है। आपको मेनली निर्णय लेने के लिए ये अच्छा रहेगा।
साथ ही साथ आपको बुध से रिलेटेड अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हो या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्टडी वगैरह कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध यहाँ आपके तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी, तो आपको इन भावों से रिलेटेड काम करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ काफ़ी तेज़ी से आप फैसला ले सकेंगे और जो भी आप फैसला लें उस पर काफ़ी तेज़ी से अमल कर सकेंगे। इसलिए आपकी काम करने की स्पीड, सोचने समझने या एनालिसिस करने की स्पीड बढ़ेगी। अब क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो मंगल नीच के जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके लगन पर यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा, बुध का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव सम्मिलित रूप से ही पड़ेगा, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छा नेम फेम भी देगा और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी भी देगा। मेनली इस प्रकार का जो जातक होगा कहीं न कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होगा इस मंथ में। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी ऐसी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड है या कोई भी पर्टिकुलर ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ बहुत डीप सोच सकते हैं या कोई डीप एनालिसिस कर सकते हैं, उस मामले में आपको सूर्य और बुध यहाँ दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ बेहतर निर्णय लेने के लिए भी दोनों की स्थिति काफ़ी बेटर होगी। यहाँ अब बुध छठे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं छठे घर से संबंधित क्रियाओं को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा 4th लॉर्ड है और शुरुआत में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में लगभग आपका या तो कोई बहुत छोटी यात्रा होगी या कोई लंबा टूर होगा। ये ज़्यादातर केस में किसी न किसी आपके कोई पर्टिकुलर पर्पज़ से होगा, जैसे स्टडी पर्पज़ से या फिर कोई भी आपका जिज्ञासूपन है किसी भी काम को लेकर कहीं न कहीं। कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से भी या आपके कुछ भाई-बहनों से, रिलेटिव से। तो यहाँ पे जो चंद्रमा का आना है, कहीं न कहीं चंद्रमा आपको एक क्विक ट्रैवल दे सकते हैं और कम्युनिकेशन पर भी इनका जो असर होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा। चंद्रमा यहाँ है तो अब चंद्रमा का फिर एस्पेक्ट आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे चंद्रमा आपको उच्च शिक्षा के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ बेटर डिसीजन लेने के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अब गुरु भी फिर 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो गुरु चंद्र का युति हो जाएगा और ये आपके लिए विदेश भ्रमण या कोई भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम करने के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन को बल मिलेगा, साथ ही साथ कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा खुद को ज़्यादा सैटिस्फाई महसूस करवा सकेंगे। आप अपना जो हार्ड वर्क है वो सही दिशा में ले जा सकेंगे। इससे आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी भी। उसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके 4th हाउस में, जहाँ वो मंगल के साथ युति करेंगे। ये थोड़ा-सा आप में एग्रेशन देगा, कंसंट्रेशन भी आपका थोड़ा-सा भंग होगा। साथ ही साथ ये करियर को लेकर कुछ स्पेसिफिक चिंताएँ दे सकता है। उसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में आएँगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा। पर यहाँ ऑलरेडी केतु हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा। साथ ही साथ यहाँ आपका कोई किसी से प्रेम संबंध है या कोई लव अफेयर है, उस मामले में थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ का चंद्रमा आपको थोड़ा-सा लालच दे सकता है पैसे का। हो सकता है लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो अब सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके लगन में ही ट्रांज़िट कर रहे हैं और सूर्य ऑलमोस्ट 15 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। 15 मई तक ये जो स्थिति इनकी बनेगी, उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका इमेजिनेशन बहुत बेहतर होगा, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा। आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक साहस दिखाना है अपना, या जहाँ पर आपको थोड़ा रिजिड रहना है, थोड़ा एग्रेसिव रहना है, उस मामले में सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे। सूर्य और बुध दोनों का ही सप्तम पे दृष्टि है, तो पब्लिक डीलिंग के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा तनाव ला सकता है। फिर यहाँ से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और ये वृषभ में आ जाएगा। वृषभ में आने से यहाँ आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। फैमिली पर आप ज़रूर थोड़ा-सा हावी रहेंगे और आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो भी दूसरों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सूर्य फिर यहाँ से दृष्टि डालते हैं अष्टम घर पे, जहाँ वो अपने मित्र मंगल के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य का 2nd हाउस में जाना ये आपकी इनकम के लिए भी अच्छा होगा, आपके रहन-सहन, खान-पान को भी कुछ आप अगर बदलाव होते देखें तो ऐसा पॉसिबल है। सूर्य का अष्टम पे दृष्टि आने से आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु यहाँ 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होकर गुरु जा रहे हैं अब 3rd हाउस में और वो 12th लॉर्ड भी है। तो जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे आपका करियर पर्पज़ है, घूमने-फिरने का पर्पज़ है, कोई भी अदर पर्पज़ है, तो आप यहाँ थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हैं। ऐसा गुरु आपको जिज्ञासु बहुत ज़्यादा बनाएगा, पढ़ाई-लिखाई के लिए भी अच्छा होगा, इमेजिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। गुरु का फिर अगर देखा जाए तो वो 12th लॉर्ड है, तो ऐसे में फॉरेन सेटल होना चाहते हो या फॉरेन टूर करना चाहते हो काफ़ी क्विकली, तो आप विचार कर सकते हैं। मेनली यहाँ आपका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होगा अगर आप फॉरेन सेटल होना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो। यहाँ का जो गुरु होगा वो आपको एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने के लिए, इवन राइटिंग से रिलेटेड कार्यों के लिए भी।
गुरु का फिर एस्पेक्ट आ जाता है सप्तम घर पे, जहाँ पे कुछ हद तक आपकी पार्टनरशिप में और आपके मैरिड लाइफ में गुरु आपको मदद करेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ मैरिज होने के भी पूरे-पूरे चांसेस बनेंगे आपको। साथ ही यहाँ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सप्तम से आपके 12th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। तो यहाँ जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं, उनके लिए थोड़ी-सी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। हालाँकि इसके लिए आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। फिर यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, तो ये कहीं न कहीं आपकी पब्लिक छवि को अच्छा बनाता है, लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। यहाँ फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे एस्पेक्ट आएगा तो ये आपके हायर लर्निंग या हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। कुछ हद तक आपको धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। फिर गुरु का एस्पेक्ट जो यहाँ नवम पे है, उस वजह से आपके लिए पढ़ना-लिखना, कुछ ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, या आप अगर एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं दूसरों को, तो ऐसे में गुरु का एस्पेक्ट जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर गुरु का एस्पेक्ट आएगा 11th हाउस पे। 11th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ राहु गोचर करने लगेंगे, और राहु का गोचर होने की वजह से यहाँ कहीं न कहीं गुरु राहु को कंट्रोल करेंगे, और क्योंकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर रहेगी। तो यहाँ राहु मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है कि आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे, और गुरु का एस्पेक्ट होने की वजह से ये परिणाम कहीं न कहीं और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके फेवर में। अब क्योंकि राहु का दृष्टि भी है 3rd हाउस पे, और गुरु का दृष्टि यहाँ राहु पे है। इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और कुंभ राशि में राहु बैठे हैं, तो यहाँ राहु बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। वो आपको एक नया कहीं न कहीं ऊर्जा देंगे, या एक नया साहस आपको देंगे। इस वजह से आपको मेनली अपने जो भी काम है उन पे थोड़ा-सा तेज़ी से फ़ोकस करना होगा। आप रणनीति बनाने में काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही साथ यहाँ जो राहु का एस्पेक्ट है, उसकी वजह से थोड़ा एक्सपेक्टेशन आपकी ज़रूर बढ़ेंगी यहाँ पे। तो कुछ नया सीखना हो, इवन हायर स्टडीज़ के लिए, या कोई भी अदर ऐसा आपका पर्पज़ हो जिसके लिए आपको थोड़ी-सी ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत करने की आवश्यकता पड़े, तो उन मामलों में आप बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि यहाँ आपके 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। शनि क्योंकि ऑलरेडी गोचर उनका चल रहा है मीन राशि में, तो ये फॉरेन सेटल होने वालों के लिए अच्छा है, या आपके स्टडी पर्पस या इवन आपके कैरियर पर्पस से विदेश जाना चाहते हैं, आपके अर्निंग्स के किसी पर्पस से विदेश जाना चाह रहे हैं, या इवन सेटल होना चाह रहे हैं। कैरियर को लेकर अगर आप वास्तव में सीरियस है, तो ऐसे में शनि का आपको फायदा होगा। शनि यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो दृष्टि डालते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा शनि आपको अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड यहाँ शनि के साथ ही बैठे हैं। अर्निंग्स होगा, बट यहाँ थोड़ा-सा आपको अपने जो खर्चे हैं उनके लिए भी देखना होगा। फिर शनि का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे, जहाँ वो ऑलमोस्ट आपको काफ़ी हार्ड वर्क देंगे अपने रूटीन वर्क में या अपने ऑफिस के काम में। इसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो शनि का एस्पेक्ट रहेगा आपके नवम घर पे भी। नवम घर पे आपको हायर लर्निंग के लिए शनि मदद कर सकते हैं। अब देखते हैं राहु केतु को। राहु का गोचर इस मंथ में बदल रहा है, और 18 तारीख से राहु बदल रहे हैं, 11th हाउस में आ रहे हैं। जैसे ही राहु का 11th हाउस में प्रवेश होगा, ये फॉरेन सेटल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 11th लॉर्ड है उनका गोचर आपके 12th हाउस में है। और आपको अगर फॉरेन से किसी भी तरीके की इनकम प्राप्त हो रही है, कोई भी अदर गेन प्राप्त हो रहा है, उस मामले में भी राहु बहुत अच्छा करे। पर यहाँ राहु आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र कर देंगे। तीव्र करने की वजह से जिन लोगों का भी राहु की दशा चल रही है, उनके हाथ में कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, अर्निंग्स वगैरह को लेकर, मान-सम्मान को लेकर या करियर को लेकर। फिर यहाँ केतु का जो ट्रांजिट है वो रहेगा आपके पंचम में। केतु का ट्रांजिट पंचम में है, तो ये लॉटरी सट्टा या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जहाँ पर आप ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करने लगें। यहाँ संतान से जुड़े रिश्तों में या लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सैटिस्फैक्शन कम रह सकता है। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा सूर्य को। और पंचम में अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है, तो वास्तव में वो ग्रह कौन-सा है, वो कौन से हाउस का स्वामी है, वास्तव में वो वक्री है या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा आपको। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इस मंथ को अगर देखा जाए मई के महीने को, तो अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा, करियर के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। बट आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं, अपना रूटीन वर्क या डेली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ देख लेते हैं कुछ अच्छे दिनों को और कुछ खराब दिनों को भी। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है आप लोगों के लिए, अगर देखा जाए मई के महीने में, तो 3 से 7 तारीख तक, 10 से 12 तक, 15 से 17 तक, 26, 27 और 30 ये दिन बेहद अच्छे निकल के आ रहे हैं। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार रुकावट आ रही है, समस्या आ रही है, आप ये दिन चुन सकते हैं वो काम करने के लिए।
उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब आपके छठे भाव में होगा, 8 और 9 को ये स्थिति थोड़ी आपके फ़ेवर में नहीं होगी, यहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ रूटीन को लेकर भी काफ़ी सीरियस रहना होगा। साथ ही साथ कोई पैसे का लेन-देन करते हैं या किसी को भी सपोर्ट करते हैं, तो सामने से उसी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो होगा, तो 13 और 14 को ये स्थिति बनेगी, ये थोड़ा स्ट्रेस का समय रहेगा, उतार-चढ़ाव काफ़ी रहेगा, सेहत को लेके भी और अर्निंग्स को लेके थोड़ी सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा तो 22-23 को ये स्थिति बनेगी। ये काफ़ी अच्छा होगा कुछ हद तक, क्योंकि आपको इंट्यूशन बहुत अच्छी देगा। साथ ही साथ कुछ अदर जैसे आध्यात्मिक कार्यों में रुचि है, या कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा जो है घर से दूर जाना या घर से लंबा कोई दूर का ट्रैवल करना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो ऑलरेडी शनि के साथ रहेंगे और शुक्र के साथ भी रहेंगे। क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होगा, पर यहाँ कोई गलत फैसला हो सकता है आपका। तो ये कुछ खराब दिन है जो आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।